6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना गया, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। 6 दिसंबर आज अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर भी तमाम जगह चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब संयोग था या प्रयोग था? और ये प्रयोग क्या था कि आज यह जो कारपोरेट कम्युनलिज्म आज हमको दिखाई पड़ रहा है, और उस समय बाबरी मस्जिद वहां ध्वस्त की गई थी, जिसको आज की तारीख में असंवैधानिक शब्द कह दिया गया। एक बाबरी मस्जिद को फिर नए सिरे से, उस समय जो हमारे जज महोदय फैसला दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये एक्सेप्शन रहेगा, और इसके बाद तो वो जो वर्शिप एक्ट है अपना 91 का, वो लागू होगा और कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। और एक और बाबरी मस्जिद इस समय विवाद में फंसी हुई है, उस पर विवाद हुआ जा रहा है, वो है संभल। संभल में किस तरीके से 3 घंटे के अंदर फैसला आता है, सर्वे की अपना टीम बन जाती है, नोटिस सर्व हो जाता है, और 6:30 बजे सर्वे भी हो जाता है। लेकिन उससे भी मन नहीं भरता है, तो उसके तीसरे दिन जाकर के लोग वहां उत्पात करते हैं, नारे लगाते हैं, गोलियां चलाती हैं, और फिर 5 लोग वहां शहीद हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस कारपोरेट कम्युनिज्म को, या इस बाबरी विध्वंस से लेकर के आने वाले बाबरी विध्वंस तक की इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमेशा भारत के इतिहास में याद किया जाएगा उस काले दिन के रूप में, जिस दिन ये इतनी बड़ी घटना हुई थी और बहुत ही निर्मम तरीके से जो धार्मिक अनुवाद वहां पे हुआ, उस द्वारा जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको हम कल भी कंडेम करते थे, आज भी कंडेम करते हैं। और ये इसलिए कंडेम करना जरूरी है कि उस दिन भारत के इतिहास, भारत की राजनीति में, भारत के समाज में एक नया अध्याय जोड़ा गया। और उसके बाद जिस तरह से सफोकेट हुई है भारत की राजनीति और भारत का समाज, उसका असर सदियों तक रहेगा। उसकी शुरुआत क्यों हुई, ये आपको पता है कि वीपी सिंह की सरकार का गिरना, उसके बाद ये जो है रथ यात्रा, अडवाणी की, और उनको पता था कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 1947 से लगे हुए थे कि ध्रुवीकरण करें, और ये उनको एक तरह से हथियार मिल गया ध्रुवीकरण करने का, जिस पर उन्होंने बहुत राजनीति की। 2-3 इलेक्शन लड़े, आपको याद होगा, मंदिर वहीं बनाएंगे और राम रोटी और इंसाफ के नारे के साथ इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा, और अल्टीमेटली वो काफी हद तक नॉर्थ इंडिया को विभाजित करने में कामयाब हुए। आज वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं उस बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के कारण। और उसमें जितने भी लाइक माइंडेड, जितने भी सेकुलर लोग थे, चाहे वो सेंटर के हों चाहे लेफ्ट के हों, उन सब ने इसका विरोध किया, इसका कंडेम किया। लेकिन बहुत से लोगों ने कंप्रोमाइज भी किया कि कोई बात नहीं, एक मसला जो था बड़ी देर से देश को विभाजित कर रहा, वो खत्म हो गया। उसमें उस समय के सत्ताधारी कांग्रेस के लोग भी थे, और कुछ लोग प्रधानमंत्री समेत बहुत से लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। काफी हद तक वो सही भी है, क्योंकि अगर केंद्र उस समय चाहता तो स्थिति डिफरेंट हो सकती थी। उसमें बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना भी शामिल है, उसमें वो सब चीजें शामिल है, जिसकी वजह से ये प्रकरण आगे बढ़ा और 6 दिसंबर को ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद कितने कमीशन बने, और कमीशन में आपको पता ही है कि जब कोई भी अदालत में चीज चली जाती है तो फिर उसका कुछ भी निर्णय हो सकता है। वो निर्णय हमने देखा, जिस तरह से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल निर्णय हुआ, जिसके साथ ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ उसके साथ सहमत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वो सबको मानना था। और बाबरी मस्जिद की जगह जो थी वो शिफ्ट कर करके 20 किलोमीटर दूर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बना लो भी अगर बनानी है, अदरवाइज ये सारा जो है जगह। और ये इसके बिल्कुल विपरीत था जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। ये सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो देश की राजनीति पर भी पड़ा, देश के समाज के ऊपर भी पड़ा। और ये केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि सारे सब कॉन्टिनेंट तक इसका असर पड़ा।
उसके बाद आप देखते हैं पाकिस्तान में कैसे बहुत से मंदिर जो थे वो तोड़े गए इसके कारण। उसके बाद बाबरी मस्जिद की गिराने के बाद जिस तरह से दंगे हुए सेलिब्रेशन के, मुंबई के रॉयट्स हम सबको याद होगा, सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो थे मारे गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें याद दिलाती हैं कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है कितनी दर्दनाक, कितनी खतरनाक हो सकती है किसी भी देश के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि उसका डेमोक्रेटाइज़ेशन जिस तरह से किया जा रहा है, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जो पॉलिटिक्स की जा रही है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की जा रही है, उसके बेस पर और एक न्यू नॉर्मल खड़ा कर दिया गया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इस तरह से और भी हज़ारों मस्जिदें हैं और एक-एक पर हम क्लेम करेंगे। और संभल की आपने एग्ज़ाम्पल दी, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी शक के घेरे में लाया गया और पता नहीं कितनी मस्जिदें निशाने पे हैं और ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक कानून बना दिया जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उसके बाद भी आप उसको अगर खुला रखेंगे तो ये चीजें होंगी और ये होती रहेंगी जब तक कि इस पर लगाम नहीं लगती। ने तो काफी विस्तार दे दिया कि पूरा समाजवादी आंदोलन या पंथ निरपेक्ष और संविधान को आत्मसात करने वाले लोगों को किसी धर्म का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी वैचारिकी जो है, जो हमारी सिद्धांत है, जो हमारी लाइन है, जो हमारा संविधान कह रहा है, वो अपने आप में उसको सामने रखना होता है और शायद यही कारण है। खैर, हम इस पर आते हैं। अब हम चलेंगे शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी मुल्ला मुलायम के रूप में उसको संबोधित किए जाने लगे थे और उसका कारण यही था कि उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली, जिस बात के लिए शपथ ली, जिस बाबरी मस्जिद के रक्षा के लिए शपथ ली थी, उसका उन्होंने पालन किया और पालन किया। उस पालन करने में जितनी भी अड़चने आई वो सबसे जूझे, लगातार जूझते रहे। अभी अभी अभय कुमार जी कह रहे थे कि उसका मुसलमान का नाम नहीं लेते हैं, दलित का नाम नहीं लेते हैं, पिछड़े का नाम नहीं लेते। नाम लेना जरूरी है, हमारा काम बताता है कि हम क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारी वैचारिकी क्या है। और आज की तारीख में उस समय भी उसका फैसला हुआ। हम सारे लोगों ने कहा कि ये न्याय नहीं है। सबकी आलोचना भी हम लोग झेलनी पड़ी कि आप कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। और उस कोर्ट के वही महान न्यायाधीश ने कहा कि वो फैसला उन्होंने कैसे दिया था। तो आज के साथ और वही चीजें आज फिर खड़ी हो गई है। वही अयोध्या का, वही बाबरी मस्जिद का वो विवाद आज फिर खड़ा हो गया है। एक और बाबरी मस्जिद संभल में निकल के आई है और उस पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सदन में भी जूझ रही है, सारे लोग जूझ रहे हैं और उसके पीछे का फिर वही षड्यंत्र चल रहा है। कोर्ट में भी आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी और उस जनहित याचिका से घबरा गई है सरकार और ये सरकार ने तमाम छल छंद करके बैठ के लोगों ने कहा कि आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए। उसका एक ही तरीका होता है कि जो याचिका करता है आप उसको पटा करके आप वापस करवा दीजिए, कुछ कीजिए। और लेकिन अब उनको पता था, जो भी जैसे पता रहा हो, जिस दिन 4 तारीख को सुनवाई होनी थी, 4 तारीख की सुबह वह याचिका एक दूसरे कोर्ट में भेज दी जाती है और उस कोर्ट में भेजी जाती है जिसके न्यायाधीश महोदय ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में भी टिकट अपना मांगने वाले थे और एक जज भी इसी तरीके का मामला था। खैर, जो भी जैसे हुआ और उसके पहले फिर सरकार ने वो उसको कर देती है कि ये एक आनंद फानंद में अपना एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक अपना कमेटी गठित कर देती है और कहती है कि 2 महीने में आप इसकी रिपोर्ट दीजिए और कोर्ट को इसका मौका मिलता है। वहां कहा जाता है कि जो इसमें मांगा गया था वो ऑलरेडी कर दी है। अरे वो ऑलरेडी नहीं की गई है, इसमें उसमें अंतर है। वो लोग रिपोर्ट करेंगे सरकार को, सरकार फिर उस रिपोर्ट को जाएगी नहीं जाएगी, सरकार का क्या होगा, और अगर उनके खिलाफ गया भी तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट करती तो कोर्ट को सीधे उसका जो भी स्थिति परिस्थिति हो। तो आज की तारीख में एक बाबरी मस्जिद के दहन से लेकर के, ध्वस्तीकरण से लेकर के आज फिर जो तमाम बाबरी मस्जिद निकल रही है, संभल को भी बाबरी मस्जिद ही कहा जाता है, इस बाबरी मस्जिद तक और उसके आलोक में जो, तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कारपोरेट पूंजीवाद के जाल में आज की तारीख में
देश फंस गया है और वो कारपोरेट पूंजीवाद आज की तारीख में कारपोरेट कम्युनिज्म का भी लबादा उठ चुका है। इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं शशांक यादव? धन्यवाद तिवारी जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। कॉमरेड गिरीश 91 की लिबरलाइजेशन से बात शुरू किए थे। मैं आपको 84 में ले जाना चाहूंगा, थोड़ा सा पहले से, जब अगर याद होगा ताला खुलने वाला प्रकरण हुआ था और उसी के बाद इंदिरा जी की शहादत हुई और जिस तरीके से उसमें भी आरएसएस की भूमिका निकल के आई थी और फिर राजीव गांधी जी बनते हैं प्रधानमंत्री और राजीव जी ने कहा था 21वीं सदी आने वाली है और नया ये टेलीफोन मोबाइल का कंसेप्ट आया, सैम पित्रोदा बने यहाँ पर। तो आप एक गौर करो कि 6 दिसंबर 92 जो है वो इतिहास की एक डिवाइडिंग लाइन हो गई। 6 दिसंबर 92 का एक पहला इतिहास है और 6 दिसंबर 92 के बाद एक दूसरा इतिहास। सांप्रदायिकता मानसिकता में तो हमेशा से यहाँ पर रही। ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत लंबा संघर्ष था जिसमें वामपंथी समाजवादी विचारधारा ने, स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों ने जितने भी सेकुलर फोर्सेस थे उनको एक बड़ा व्यापक मंच दिया था और कुछ जरूरत से ज्यादा सेकुलर ताकतें भी भक्ति वाले भाव में थी कि किसी भी रूप में यहाँ पर सांप्रदायिकता पनप नहीं सकती है। और सांप्रदायिकता का एक स्वरूप होता है कि जैसे वो एक भटकटैया वाला पेड़ नहीं होता है कि आप कितना भी साफ करिए और जरा सा पानी लगेगा तो फिर हरिया जाएगी, एक एक दाना आप चुनते रहिए, भटकटैया होती रहेगी, वैसी सांप्रदायिकता होती है। 84 में जिस समय आप गौर करें जो राजीव जी की एक तमाम टीम आई थी और उससे पहले का जो सेकुलर समाजवादी दबाव था तो आर्थिक नीतियों में, जिसको आप लाइसेंस परमिट राज कहते हैं साहब, और से बड़ी ग्रोथ स्लो थी और 4% 3% की जीडीपी की ग्रोथ थी, बड़ी आलोचना भी होती थी। लेकिन राजीव जी के आने पर कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा मिला, आलोचना तब भी हो रही थी और नरसिम्हा राव साहब ने उसको 91 में बिल्कुल ही एकदम से व्यापक परिवर्तन लेके आए और कारपोरेट को लगा कि हम यहाँ पर अब तो एक माहौल बदल रहा है, नई आर्थिक नीतियां आई है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और उसने बाकायदा इन तत्वों की फंडिंग शुरू करी। कारपोरेट का एक ही कल्चर होता है, वो अपनी शर्तों पे व्यापार करता है और अपनी शर्तों पे व्यापार तभी करेगा जब सत्ता उसके कब्जे में होगी। और पैसे का जो खेल है वो कारपोरेट से बड़ा कोई नहीं, एक आदमी इकलौता 200 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगा। और ये आपको एक और थोड़ा सा, आप सभी पुराने सीनियर्स बैठे हुए, एक और छोटी सी याद दिलाऊं आपको। एक अब्दुल रहमान अंतुले हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तो उनका एक बयान बड़ा व्यापक पॉपुलर हुआ था कि अगर उस समय की 5 करोड़ रुपए हो तो मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो गौर करिए कि उस समाजवादी नेहरू की छाव का वो जो समय था, पैसे का महत्व वहां से चला आ रहा है। और ये चलते हुए बाबरी मस्जिद, तो अभी शैलेश भाई ने बड़ा सही कहा जो शीतला प्रसाद जी ने कहा, और ये तमाम जगह पे आया कि कई बार सहमति बनी थी लेकिन सहमति बनने नहीं दी गई। कई बार पक्षकार तैयार हो गए थे कि हम मुसलमान तैयार हो गए थे कि बाकी गारंटी मिल जाए, हम छोड़ने को तैयार, इस तरह की सहमतियां तमाम बन गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर जनवादी समाजवादी विचारधारा के नीतियां चलती, कांग्रेस दबी हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी के 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए जो आर्थिक नीतियां, एक पूरा मंत्रालय हुआ करता था, उसके बाद भी वो चीजें नहीं छूटी थी। तो कारपोरेट को हमेशा यही लगता था कि इस देश में संभव नहीं है जब तक लिबरलाइजेशन नहीं होगा, और लिबरलाइजेशन लाने के लिए जैसे ही ये सांप्रदायिक माहौल बना और बीजेपी का उठान हुआ, संघ परिवार का उठान हुआ, फासिस्टों का उठान हुआ, तो तुरंत दौड़ के लपक लिया। आप बीच में कह सकते हो कि बीच का एक ढलान बाबरी मस्जिद के बाद
बीजेपी थोड़ा कमजोर पड़ी थी, माननीय नेताजी ने काशीराम जी से मिलकर 93 में रोक भी दिया था, उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना ली थी, वो सारी बातें सही थी, लेकिन चीजें कहीं बड़ी दूर से चल रही थी। और कारपोरेट, हम आप राजनीति करते हैं 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, कारपोरेट के पास पूरा प्लान होता है अगले 50 सालों का। वो आर्थिक डाटा के जरिए वो देख के चलते हैं कि हमें किस रूप में चलना है, पूरा आकलन, और वो रिसर्च एनालिसिस में एक बाकायदा पैसा खर्च करते हैं। और उनको लगा कि ये हिंदुस्तानियों में नफरत तो इनबॉर्न, इनके जो अंग्रेजों ने ऐसा इतिहास पढ़ाया है कि उसमें तो नफरत है ही, बस उसको सुलगाने की जरूरत है। और नफरत जैसी सुलगी, उसका नतीजा आया कि उन्होंने ऐसी ही ताकतों को फंडिंग करी। और सांप्रदायिक राजनीति को कारपोरेट बढ़ावा इसलिए देता है कि वहां पर जनता के सवाल पीछे चले जाते हैं। जितना ही ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति तीखी होगी, उतना ही ज्यादा बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, महिला अस्मिता का सवाल, ये सब पीछे चलते चले जाएंगे। और उसका उदाहरण है आपके पास, पूरी दुनिया में जहां दक्षिणपंथी राजनीति हो रही है, वहां पर ये माहौल निकल के आ ही रहा है। अभी कॉमरेड बांग्लादेश की बात बता ही रहे थे। अमेरिका को आप ले लीजिए कि अमेरिका में तो खैर वैसे भी प्रभुत्व है, और दक्षिणपंथी विचारधारा का एक सबसे बड़ा सबूत होता है कि पुरुषवादी मानसिकता होती है। ट्रम्प जैसा आदमी वहां पे राष्ट्रपति बन जाता है। इन सारी चीजों को, मुद्दे कई सारे जुड़ गए आपस में, लेकिन कारपोरेट हमेशा आने वाली चीजों का फायदा उठाता है। सांप्रदायिक माहौल की राजनीति कारपोरेट के हितों को पोषित करती है, क्योंकि कारपोरेट की मुनाफाखोरी की संस्कृति जनवादी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। वहां पर आम आदमी, समाजवादी तो कहेंगे साहब कि प्रॉफिट आप लिमिटेड लेंगे, 10% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं लेंगे, आप लाभ को वो रखेंगे, आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, आप शोषित दलित को और पिछड़े वर्गों को आर्थिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। वो चीजें कारपोरेट तो सीधी एक ना, केवल उसकी एक लाइन है कि वो कैसे प्रॉफिट कमाए। वो एक तरीके से आरक्षण को इसीलिए बड़े खूबसूरती के तरीके से कारपोरेट का सुझाया रास्ता है। ये क्या आईएएस के दिमाग की उपज थोड़ी है कि आप फंडिंग, वो जो सर्विस प्रोवाइडर के जरिए जो नौकरियां रखी गई हैं, ये कारपोरेट का सुझाया रास्ता है कि कैसे जो श्रम कानूनों में इतने लंबे समय से कर्मचारियों को जो रक्षा मिली थी, जो सुरक्षा मिली थी सरकार की तरफ से, वो सारी की सारी चीजें खत्म करते चले गए। हायर एंड फायर की नीति तो कारपोरेट की ही है, वो चीज सरकार ने उतार ली। 8 घंटे से 12 घंटे लेबर का काम करा दिया उन्होंने, साहब आधे घंटे का मार्जिन करके आप 12 घंटे तक काम ले लो। आज आप पता कर लो, हर फैक्ट्री में 12 घंटे से नीचे कमर तोड़ करके काम लिया जा रहा है और दाम वही चले आ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कंक्लूड यही करूंगा कि कारपोरेट के पास सांप्रदायिक राजनीति को पोषित करने के पूरे तरीके हैं और उसी से उनके हितों की पूर्ति होती है। रह गई बात इनसे निपटने की, तो एक ही तरीका है, सेकुलर ताकतों में एक और भी बुराई है हिंदुस्तान के अंदर कि जो फासिस्ट ताकतें हैं वो एक धर्म की श्रेष्ठता के आधार पर सोचने का और एक काल्पनिक दुश्मन के नाम पर उनकी एक सामूहिक साझा हिस्सेदारी बन जाती है। और दूसरी तरफ जो इस कल्चर के, कम्युनिज्म के खिलाफ के जो कल्चर है, उन नेताओं के तमाम मुद्दों पर छोटी छोटी दरारें होती हैं, व्यक्तिगत इश्यूज होते हैं। किसी को भाषा खराब लगती है दूसरे नेता की, किसी को किसी दूसरे नेता के उठने बैठने का तरीका खराब लगता है, किसी को तीसरे दल का जो है। मैं तो इन नेताओं से एक ही बात कहता था, नाव तुमको भी चलानी है, हमको भी चलानी है, लेकिन जिस तालाब में नाव चलानी है उसमें इतनी ज्यादा जलकुंभी हो गई कि तुम पैर भी नहीं रख सकते हो। तो पहले तो आज की तारीख में जो सांप्रदायिकता की ये जलकुंभी है, इसको निकालने के लिए पहले हाथ बढ़ाओ। वामपंथी क्या सोच रहे हैं, समाजवादी क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो अब सवाल गौड़ हो गया। लेकिन अपनी अपनी दुकान को बचाए रखने की कोशिश में रहेंगे तो कारपोरेट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रुक पाएगा। बाबरी मस्जिद जैसे इनके पास 1700 मस्जिदों के पूरे, इनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट है। कुल मिला के 7000 विवादित स्थान चयनित कर रखे हैं इन्होंने।
और हम लोग जब बात होती है जो आरएसएस के लोग और दूसरे साथियों से जो मिलते रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो लोग एक के बात कहते हैं कि भाई आपने लोहिया को और मार्क्स को कितना पढ़ा है जितना हम लोग पढ़ते हैं, मनन करते हैं। और उन्होंने एक जी तरीका निकाल लिया कि भाई प्रॉफिट में से 5% 5 किलो राशन के रूप में बांट दो, जनता उसी में भटकती रहेगी। और एक नैरेटिव तैयार करते रहो कि जो है बेरोजगारी कोई आफत नहीं जी है, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार। ये नैरेटिव्स बनाए जाते हैं बहुत सोच समझ के, साइकोलॉजिकल सोच विचार करने के बाद। और तीसरा जो उन्होंने जियो का ही तरीका था, मोबाइल का डाटे को जिस तरीके से फ्री रूप में बांटा है, तो ये कारपोरेट कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते हैं। कि कारपोरेट ने कहा ठीक है कुछ दिन के लिए घाटा उठा लो, इतना सस्ता मोबाइल करके आदत डाल दो कि आदमी कुछ भी ना कर पाए। आज की तारीख में सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दी है। तो कारपोरेट सुनियोजित तरीके से चल रहा है। और जो इनसे अगर निपटना है इस पूंजीवादी सांप्रदायिकता से, तो जितने भी सोच के लोग हैं, हर आंदोलन को एक दूसरे आंदोलन से जोड़ते हुए, हर गुस्से को, बेचैन सब है, 95% जनता बेचैन है, लेकिन उसके अपने अपने रंग हैं, अपने अपने रूप है। इन अपने रंग रूप को सबको एक उस पे लाना पड़ेगा और हाशिए पर बैठे जी हुए, वरना ये गिनती बढ़ने जाने वाली है। और एक स्थिति वही आएगी कि जो के टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है कि अमीर लगातार अमीर और गरीब लगातार गरीब। हम लोग का अपना अगले अगले 10 से 15 साल में 2 ही क्लास रह जाएंगी, मिडिल क्लास को तो खत्म है। मुश्किल से जो 2-3% जो लोग हैं, पूंजी का संचयन आज की तारीख में उन्हीं के पास हो रहा है। बकिया तिवारी जी, हम में आप में और चौराहे के मजदूर में कोई बहुत ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा दिन की ये बात नहीं है। अब जी भी वक्त है कि जो सेकुलर सोच के साथी हैं, एक जी व्यापक सर जन आंदोलन, चाहे रचना धर्म के रूप में, सांस्कृतिक कर्म के रूप में, हर रूप में, हर मुद्दे पर एक लड़ाई करनी पड़ेगी, वरना कारपोरेट अपनी षड्यंत्र में कामयाब हो रहा है। धन्यवाद। जी बहुत